आखिर मिल गया बुंदेलखंड के वीर योद्धा आलाउदल का वास्तविक किला। बुंदेलखंड के पराक्रमी योद्धा आलाउदल की गाथाएं हर किसी ने सुनी है। आलाउदल का संबंध महोबा से रहा है। वे चंदेल राजा परिमाल के सफल सेनापति दसराज के बेटे थे। वे बनाफर वंश के थे, जो कि चंद्रवंशीय क्षत्रिय वंश है। मध्यकाल में आलाउदल की गाथा क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक दर्शाती है। पंडित ललित प्रसाद मिश्र ने अपने ग्रंथ आलाखंड की भूमिका में आला के युधिष्ठिर और उदल को भीम का साक्षात अवतार बताते हुए लिखा है कि यह दोनों भी अवतारी होने के कारण अतुल पराक्रमी थे। आलाउदल का किला कहाँ है, इसे लेकर अलग अलग कहानी आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन बुंदेली दर्पण की टीम निकल पड़ी आलाउदल के वास्तविक अजय किले की तलाश करने, और खोज के बाद आखिरकार हम पहुंच गए बुंदेलखंड के वीर योद्धा आलाउदल के उस किले पर, जो विशाल और भव्य है और जहां आलाउदल से जुड़े अवशेष भी बताए जाते हैं। छतरपुर जिले से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर गौरिहार तहसील के अंतर्गत किशनपुर गांव में स्थित है आलाउदल का किला, जो एक टापू नुमा स्थान पर स्थित है। इसके चारों ओर तालाब थे, जिसकी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से यह किला और भी अभेद था। तालाब में आज भी कुएं, बावड़ी तक पहुंचने के गुप्त मार्ग देखे जा सकते हैं। किले के चारों ओर विशाल परकोटा उसकी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। किले के लगभग हर हिस्से में गुप्त द्वार है। यहाँ के जानकार बताते हैं कि एक गुप्त मार्ग सुरंग केन नदी के टापू पर स्थित रणगढ़ के दुर्ग तक गया हुआ है, तथा एक गुप्त मार्ग जुझार नगर, जो अब बारीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, वहां तक गया है। बताया जाता है कि आलाउदल के पिता दशराज यहाँ निवास करते थे। किंवदंती यह भी है कि आलाउदल का जन्म भी यहीं हुआ था। जानकार बताते हैं कि किले के एक हिस्से में बने कमरे में आला की छठी दीवार पर अंकित थी, जिसमें साफ तौर पर आला की छठी लिखा गेरुए रंग का शिलालेख मौजूद था। लेकिन दफीना खोदने वालों ने उस स्थान को भी खुर्द-बुर्द कर दिया। विशाल किला संरक्षण के अभाव में जर्जर और खंडहर हो चुका है। वहीं दफीना खोदने वालों की भी इस पर नजर रही, और किले के लगभग हर अलग अलग हिस्से में दफीना के चक्कर में लोगों ने खुदाई की है, जिसकी वजह से यह किला और भी जर्जर हो चुका है। कहा यह भी जाता है कि आलाउदल यहाँ निवास किया करते थे और रियासत पर निगरानी रखा करते थे। इसे पहले दशपुरवा के किले के नाम से जाना जाता था। आसपास घना जंगल होने की वजह से शिकार के लिए भी यह जगह आलाउदल को अति प्रिय थी। किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर आलम देवी माता का शक्तिपीठ है। यहाँ आलाउदल पहुँचे थे और उन्होंने देवी माँ की आराधना की थी। आला देवी माँ के परम उपासक थे, और जब उन्होंने यहाँ पर साधना की तो देवी माँ ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए थे। उसके बाद इस स्थान में मंदिर बना और यहाँ का नाम आलम माँ के नाम से विख्यात हुआ, जो कालांतर में अप्रभंश होकर आलम देवी के नाम से आज भी जाना जाता है। गूगल मैप में भी जब गौरिहार के किशनपुर गांव को सर्च करते हैं तो यहाँ आलाउदल का किला अंकित दिखाई देता है। चंदेल शासनकाल के बाद यह किला बुंदेली राजाओं के अधीन हो गया और अजयगढ़ महाराज के राजधर ब्राह्मण को गौरिहार रियासत घोषित कर 21 गांवों का राजा बनाया, जिसमें यह किला भी शामिल था। उन्हें सिंह की उपाधि दी गई और इसके बाद से यह किला राजधर महाराज और उनके वंशजों के अधीन रहा। उन्हीं के वंशज राजा प्रतिपाल सिंह यहाँ रहते थे। उनके द्वारा इस किले में तमाम पुनर्निर्माण भी किए गए और उनके बाद ना ही कोई इस किले में रहा और ना ही यहाँ का संरक्षण हुआ, जिसके बाद आज यह किला लगभग खंडहर हो चुका है। जो अवशेष हैं वह इसकी भव्यता और विशालता की कहानी जरूर बयान करते हैं, लेकिन आने वाले समय में आलाउदल का यह किला सिर्फ कहानियों में ही जाना जाएगा।
गौरिहार के निवासी और इतिहास के जानकार शिक्षक बृजकिशोर पाठक बताते हैं कि पर्यटन विभाग को कई बार लिखा गया और इस किले को संरक्षित कराने के प्रयास भी किए गए। पर्यटन और पुरातत्व विभाग की टीम भी आई, लेकिन उन्होंने पर्यटन व आय की दृष्टि से इसे उचित नहीं माना। टीम का कहना था कि शासन को करोड़ों रुपए फंस जाएंगे और मनी रिफंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं ही नहीं है। ड्रोन शूट भी हमारा चल रहा है इस किले के पूरे शूट में, और अभी तक जो मैंने बतलाई वो सुनी सुनाई बातें थी जो हम सुनते चले आए, सुनते रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे जानकार मौजूद हैं जो शिक्षक हैं और जिन्हें बहुत गहरे से इस पूरे किले ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी है। सर, शुभ नाम क्या है आपका? बृजकिशोर पाठक। पाठक जी, क्या है इस किले की पूरी जो इतिहास है, कैसे जाना जाता है आल्हा उदल से जोड़ के? यह किला दशहरपुरवा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है और यहाँ पर आल्हा उदल की छठी बनी हुई थी जो दफीना वालों के द्वारा उसको नष्ट किया गया है। यानी आल्हा उदल की छठी लिखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दीवार पर पूरी अल्पना बनी हुई थी। चित्रकारी मतलब 11वीं शताब्दी की चित्रकारी अभी तक जीवंत थी, पर यहाँ कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा, अराजक तत्वों के द्वारा नष्ट करके उसको नष्ट किया गया है दौलत के चक्कर पर। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है और इस किला को बेहतरीन स्थिति में देखा है। आल्हा उदल की छठी यानी आल्हा उदल यहाँ पैदा हुई। जी, ये पीछे का दृश्य यहाँ भी तालाब हुआ करता ये तालाब था, चारों तरफ से पूरा बंद था। मैंने इसको पूरा पानी भरा हुआ देखा है। जी जी। हमारे द्वारा इसके घेर के चारों तरफ तालाब थे, ये बीच में था एक रास्ता इनका रास्ता, मेन रास्ता यहाँ से निकल के उत्तर दिशा से आता था, जो किशनपुर गांव से करीब 500 मीटर दूर था। इसके बाद किशनपुर बसा हुआ था। इस एरिया में, इसकी दक्षिण एरिया में रास्ते से लगी हुई केवल गौरिहार रियासत का इस गढ़ी में कब्जा था। गौरिहार महाराज इस गढ़ी में प्रतपाल सिंह के द्वारा यहाँ 4-4, 6-6 महीने बिताए भी गए हैं। उनके द्वारा इसका, जहाँ पर अपन खड़े हैं, पुनर्निर्माण भी कराया गया है। जो परमाल के सेनापति दशरथ बछराज थे वो यहाँ आते रहे या इनकी जो तोपें रखी हुई थी 2 ठो, उस तोप में भी दशराज की तोप लिखा हुआ था। बाकायदे अष्टधातु की तोपों में उनका नाम अंकित था। और यहाँ पर जो जिसपे खड़े हैं, इसके नीचे वाले खंड पर आल्हा उदल की छठी लिखी हुई थी। तो बुजुर्गों ने बताया ये दशहरपुरवा है, ये दशराज का पुरवा है। इसका संबंध सीधे महोबा से रहा है। इसके कुआं है, कुएं के अंदर से अंडरग्राउंड रास्ता जाती है, जो एक रणगढ़ के किले में निकलती है, दूसरी जुझार नगर से निकलती है, जो जुझार नगर को महोबा से जोड़ती है। विपत्ति के समय पर चंदेल कालीन शासकों पर आक्रमण होता था, तब आल्हा उदल या दशराज बछराज की सेना उस गुप्त मार्ग के द्वारा आगे निकल जाती थी। अपने उस रक्षार्थ यहाँ पर बनाए गए थे। और यहाँ पर हमने गेट लगे हुए देखे हैं। इसको काफ़ी सही स्थिति पर 1981 में देखा है और देखने लायक था 1981 पर। 1981 से आज तक इसको लगातार यहाँ के राजनीतिक संरक्षण में भी इसको विनिष्ट किया गया है। इसमें राजनीतिक रसूदखोरों का भी इसमें चक्कर रहा कि शायद हमको दौलत मिल जाए, इसके चलते इसको नष्ट भ्रष्ट कराया गया है। यदि प्रशासन समय रहते चेत जाता तो शायद ये खंडहर में तब्दील न होता। आल्हा उदल यहाँ ठहरते रहे। हाँ। यहाँ कुछ ही दूर पे आलम देवी का स्थान है। माना यह भी जाता है कि आल्हा उदल ने वहाँ पूजा की थी तो माता प्रकट हुई और तभी से आल्हा माँ के बाद वो आलम देवी नाम पड़ा। क्या वो शक्ति पीठ थी और आल्हा चूंकि एक बहुत ही देवी उपासक थे और एक अद्वितीय पुरुषत्व था उनके अंदर, और उनको माँ ने भान कराया था। और यहाँ पर भैरवनाथ का मंदिर था। भैरवनाथ का मंदिर पर उनकी भी पूजा करते थे और भैरव और माँ का अद्वितीय संबंध होता है। इसलिए आल्हा भैरव उपासक भी थे, माँ उपासक थे। इसलिए यहाँ से अपने घोड़े के द्वारा प्रतिदिन वहाँ मंदिर जाके पूजा करते थे और लौट के अपने वहाँ से वापस। आल्हा माँ यानी आल्हा माँ पहले कहा जाता था। हाँ। और बाद में आलम देवी बस प्रचलन में अभ्रंश होकर के हिंदी आलम देवी के नाम से प्रख्यात हो गई। चूंकि शिक्षक भी रहे हैं, ये क्या माना जाए? चूंकि एक किला वहाँ सालट गांव में भी बताया जाता है जो महोबा के पास है, चरखारी रोड पर, उसको भी आल्हा उदल से जोड़ के देखा जाता है। यहाँ मैप में भी है, तमाम अवशेष भी है। तो हकीकत में क्या माना जाए, आल्हा उदल का किला यही है या कुछ लोग सालट के किले को बतलाते हैं? आल्हा उदल की जन्मस्थली यही है, जन्मस्थली। क्योंकि यहाँ पर छठी की बाकायदे उस समय की चित्रकारी इस बात का प्रतीक करती थी कि यहाँ पर इनका जन्म हुआ है।
इसलिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि वो यहाँ पे नहीं थे। इनका सीधा संबंध रणगढ़ से भी था। रणगढ़ में भी एक तोप रखी हुई थी, उसको जो है अष्टधात की तोप थी, 2 तोपें थी। अच्छा, ये कुआं है नीचे, उसका उसके बारे में क्या कहा जाता है? ये कुआं पे महारानी यहाँ पे नीचे नीचे इनके अंडरग्राउंड व्यवस्था नहाने धोने की थी। महारानियां भीतर से नहाती थी परकोटे से, और पुरुष लोग ऊपर नहाते थे। लिद्धो खंड में ये कुआं आज भी बना हुआ है। उसी कुएं के अंदर भैरवनाथ का मंदिर था, जहाँ आल्हा प्रतिदिन उनकी पूजा करता था, उनको नहलाता धुलाता था। अच्छा, उसके बाद की कहानी चंदेल राज्य खत्म होता है, तब फिर किसके अधीन आया? राजाओं के अधीन आया किला? इसके बाद ये अजयगढ़ स्टेट के अधीन आया। अजयगढ़ स्टेट के कब्जे में रहा, क्योंकि अजयगढ़ यहाँ से काफ़ी दूर दराज थी और वो यहाँ का परवरस नहीं कर सकती थी, देख रेख नहीं कर सकती थी, इसलिए उपेक्षित रहा। इसके बाद यहाँ पर उन्हीं के ही किलेदार राजधर परशुराम जी को अतिरिक्त रियासत गौरहार को रियासत घोषित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। गाँव ने दिए गए 21 गाँव उनको 21 गाँव का राज्य घोषित किया गया। मतलब आखिरी राजा यहाँ के राजधर महाराज और उनके वंशज रहे हैं। वंशज रहे। उसके बाद ये उपेक्षित हो गया। इसके बाद उपेक्षित हो गया। तब से किसी भी संरक्षित नहीं किया गया से, ना मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा या अन्य किसी। पर्यटन विभाग को कई बार लिखा भी गया, प्रयास भी किए गए, पर पर्यटन विभाग के द्वारा ये कहा गया यहाँ पर मनी वेस्ट करने के बाद हमें पर्यटक नहीं आएंगे, तो इतने बड़े धन का दुरुपयोग हम लोग नहीं सहेंगे। इसको पर्यटक विभाग को लिखा भी गया है और पर्यटन पुरातत्व विभाग को लाया भी गया है। अच्छा, वहाँ यहाँ टीम आई ये देखा है, पर उन्होंने ये पर्यटन की दृष्टि से, आय की दृष्टि से इसको उचित नहीं माना। इसके द्वारा शासन के करोड़ों रुपए फंस जाएंगे, इससे हमको रिफंड मनी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, चूँकि ये जो जगह है वो बहुत इंटीरियर में है और यहाँ से जो कुछ किलोमीटर के बाद उत्तर प्रदेश का इलाका लग जाता है, बॉर्डर है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास ही ये किला है। तो निश्चित तौर पर पर्यटन विभाग ने इस बात को लेकर भी अनदेखी दिखाई कि क्योंकि यहाँ पे जब पर्यटक नहीं आएंगे तो वो इन्वेस्ट क्यों करें। लेकिन लोकल तौर पे नहीं कभी ये प्रयास किए गए कि इसको संरक्षित किया जाए। ये गौरिहार महाराज के अंडर में था और महाराज प्रतिपाल सिंह ने इसको डेवलप किया था, और यहाँ पर उस काफ़ी मतलब उसकी जब तक वो रहे, जब तक ये पूर्णतः अपने में सुरक्षित थी, इसमें किसी प्रकार की टूट फूट नहीं थी और यहाँ पर आदमी रहते थे और अच्छा लगता था। चलिए इधर चलते जरा। ये गुप्त द्वार है, मुझे लगता है सबसे टॉप पे जिस हिस्से पे है, मुझे लगता है सबसे ऊंचे हिस्से पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये गुप्त द्वार, इस तरीके के कितने गुप्त द्वार होंगे किले में? वैसे तो कई हमने भी किले में इसमें जो है इस तरफ से दिखलाएं विनील भाई। किले में इसमें मतलब गुप्त द्वारों की कोई गिनती नहीं है। मतलब गुप्त द्वार अगर देखे जाए तो हर कमरे के अंदर या हर उनके हाल के पास एक गुप्त द्वार रहता था, जिसका सीधा संबंध निचले रास्ते से हो जाता था, और ऊपर से भी सीधे कुएं में निकलने के आज भी गुप्त रास्ते थे, जिनको लोगों ने विनष्ट कर दिया। तो क्या माना जाए कि चूंकि जो कई किले हैं वो इतिहास में वर्णित हैं, इस किले को कहीं तो चंदेल राजाओं के पास कोई इतिहासकार नहीं था। जैसे देखते हैं कि आला खंड भर उनका जो प्रमाण मिलता है, जो उनकी लड़ाइयों का, अलाउदल का, जिसमें परमाल राजा का भी है, बाकी तभी ये किला कहीं भी किताबों में नहीं है, कहीं भी इतिहास में नहीं है। क्या वजह मानते हैं? अपने भारत के इतिहास राखल दास बनर्जी के समय शुरू हुआ था। इसके पहले अपने इतिहास का कोई संरक्षण नहीं था, तो इतिहास का लेखन नहीं हुआ था। राखल दास बनर्जी दयाराम साहनी के समय लिखा गया, तो इतना काम अधिक था, बड़ी बड़ी चीज़ों को उन्होंने उठा लिया। जो इंटीरियर प्लेस में यातायात के साधनों का अभाव था, यहाँ से 20-25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। केवल गर्मियों भर की रास्ते यहाँ सुगम रहते थे, वो भी धूल दूसरे धोते थे। तो इस तमाम आवागमन के साधनों के अभाव के चलते ये हमारा किला उपेक्षा का शिकार हुआ था। तो आल्हा ऊदल का ये किला है, जिसको आज हम खंडहर के तौर पे देख रहे हैं। और ये पाठक जी थे जिन्होंने विस्तृत रूप से बतलाया कि किस तरीके से पहले राजा परमाल के जो सेनापति थे दशराज और उनके बेटे आल्हा ऊदल, वो यहाँ रहे, जिसके तमाम अवशेष भी यहाँ बतलाए जाते हैं। आल्हा की छठी यहाँ मनाई गई। जो तोप थे उसमें भी दशराज का नाम अंकित था। तोप के टुकड़े आज भी यहाँ पाए जाते हैं। मैप में भी आल्हा ऊदल का किला बतलाया जाता है। हालांकि जब चंदेल राज्य खत्म हुआ तो उसके बाद बुंदेलों का शासन आया। बुंदेला राजा जो अजयगढ़ महाराज थे, उन्होंने गौरिहार महाराज जो राजधर महाराज थे, उनको 21 गांव रियासत में दिए और ये एक रियासत बनी और ये किला उनको सौंपा, गौरिहार महाराज के संरक्षण में आ गया। और उसके बाद पुरातत्व विभाग ने कोई रुचि नहीं दिखलाई और उसके बाद की तस्वीरें और हालात आपके सामने हैं।
बहरहाल लगभग 2 दशक पहले जब यहाँ टीम पहुंची थी तब पहुंच मार्ग सुगम न होने की वजह से पर्यटन की संभावनाएं उस समय भले ही ना रही हों, लेकिन वर्तमान में यहाँ पहुंचने के एक नहीं 2 रास्ते हैं। ऐसे में अगर अभी भी इसे संरक्षित किया जाए तो बुंदेलखंड के वीर योद्धा आला ऊदल से जुड़ी इस पुरातन धरोहर को जीवंत किया जा सकता है।